हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम आपकी तैयारी बीपीएससी की तैयारी को यहाँ पे मजबूती देते हैं, आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपके साथ बने रहे आज आपके साथ बात करने वाले हैं अगस्त करंट अफेयर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2022 का होगा, उसका आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे। आप लोग पार्ट 1 को रिपीट कीजिए, वहाँ पे लिखिए। और जो आदमी 67वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो लिखेंगे नहीं, वो 2-3 बार वीडियो देखेंगे। और जो 67वीं की एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, 68वीं 69वीं 70वीं की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रॉपरली अपने नोटबुक में लिखेंगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपका करंट अफेयर मजबूत होने वाला नहीं है। जैसे आप विषय की तैयारी करते हैं वैसे ही आपको करंट अफेयर की भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 35 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब की इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो भी प्रोग्राम हो, जो सीरीज हो, जो भी आपके तैयारी को मजबूती देने के लिए जो भी प्रोग्राम जो कंटेंट होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ आपको न्यूज़पेपर का और एडिटोरियल का हिंदी और इंग्लिश में PDF दिया जाता है, वो जो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए अगस्त 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का सीरीज हम चलाए थे, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं, जो आपको परीक्षा को मजबूती देगा। और प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन, हम आपको दावा करते हैं कि आप जो हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज देखते हैं, करंट अफेयर जो देखिएगा, तो आप अगर 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे करंट अफेयर वीडियो से 90 से लेकर के 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। और यह हम लोग 30 तारीख के बाद जो एग्जाम होने वाला है 67वीं बीपीएससी के, उसके बाद हम लोग लाइव टेस्ट में दिखाएंगे। तो चलते हैं। कल हम लोग 26 करंट अफेयर देखे थे, आज हम उसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला न्यूज। तो अगला न्यूज की बात करें तो गन्ना पिराई वर्ष, जो गन्ना का जो पिराई किया जाता है और उससे चीनी गुड़ निकाला जाता है, पिराई वर्ष कब होता है? अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके लिए केंद्र सरकार ने गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हालांकि गन्ना के लिए यह जारी नहीं होता है, गन्ना के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है FRP। तो MSP जारी किया गया और इस वर्ष 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई और बढ़ा करके कितना कर दिया गया इसको 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। पिछले वर्ष यह 290 रुपये प्रति क्विंटल था। तो इतना चीज आप याद रखें। MSP की घोषणा जो है या उसका मूल्यांकन जो है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग CACP द्वारा किया जाता है। और 2022 के लिए गन्ना का जो उत्पादन लागत था उसका आधार A2 + F2 पे लगाया गया था। A2 मतलब वास्तविक लागत, जिसका जो उत्पादन में जितना लागत होता है, और उसके साथ फैमिली लेबर मतलब पारिवारिक श्रम जो होता है, जैसे आप अपने खेत में कोई उत्पादन कर रहे हैं, उसमें आपका परिवार जो श्रम लिया है उसका भी लागत जोड़ा, तो प्रति क्विंटल 162 रुपये निकला। लेकिन इस वर्ष 305 रुपये घोषणा किया है, तो 162 से 305 रुपये बढ़ाया गया। कहने का मतलब है 83%, लगभग 83% ज्यादा प्रतिफल दे रहा है। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य भी था कि 2022 तक जो फसल है उसका उत्पाद को जो है किसान के आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। लेकिन यहाँ पे 88% प्रतिफल दे रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि गन्ना के लिए MSP के जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य का प्रयोग किया जाता है। अगर राज्य सरकार इस FRP में उचित और लाभकारी मूल्य में कुछ और रुपया जोड़ देती है तो उसको राज्य सलाहकारी मूल्य SAP स्टेट एडवाइस प्राइस कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये बेसिक है, ये ट्रेडिशनल है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त के मौद्रिक नीति में के बाद फिर से अपना जो बैंकिंग दर है उसका जो रेट है उसको बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ा कर दिया? तो देखते हैं। रेपो रेट जो
5.40 कर दिया, जिसमें 0.50 की वृद्धि है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह पिछले 1.5 साल से यही बना हुआ है। बैंक दर में भी 0.5% 50% की वृद्धि की गई और 5.65 हो गया। और अगला है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर जो है, इसमें भी 50 बेसिस पॉइंट की 0.50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई, याद रखेंगे। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF दर जो है, इसमें भी 50 बेसिस पॉइंट 0.50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई और यह 5.15 हो गया। कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं है, ये 4.5 पॉइंट पे बना हुआ है। और SLR 18% पे बना हुआ है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि आप लोग MSF पढ़े होंगे, लेकिन SDF ये नया टर्मिनोलॉजी था, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को रिजर्व बैंक ने 2022 और 23 की प्रथम मौद्रिक नीति से ही जारी करना शुरू किया। यह पहले जारी नहीं किया जाता था। इसी वर्ष जो 1 अप्रैल से लेकर के जो 1 अप्रैल और मई वाला जो तिमाही होता है, उसी में इसको जारी किया गया था SDF को। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है? इसके द्वारा बैंक अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व के तौर पे RBI के पास रखती है। अतिरिक्त पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास रखती है और इस पे कोई जमानत देने की आवश्यकता नहीं होती है रिजर्व बैंक को। एक है CRR, कैश रिजर्व RRR, रिवर्स रेपो रेट। इसके तहत अगर बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करती है तो उसके बदले में RBI बैंक को एक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड पेपर कुछ भी देता है बना करके, क्योंकि आप इसको कहीं पर भी तरलता में बदल सकते हैं। लेकिन अब जो है यह SDF रेट आया है। SDF के तहत अगर RBI के पास पैसा जमा किया जाता है तो RBI इसको RBI इसको जो है कोई भी किसी भी तरह की जो कोलेटरल होगी जमानत नहीं देगी। तो यह है SDF। इसका विशेष बात हम लोग बैंकिंग जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें देखें। रिजर्व बैंक ने 2022 का जो GDP का पूर्वानुमान है वो 7.2% रखा है। ये आपको जानने वाली बात है। इतना चीज आप लोग, ये रेट जो है ना जनरली रिवर्स रेपो रेट याद रखिएगा। बाकी SDF जो नया टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखिएगा, बाकी इससे पूछने की संभावना कम बनेगी। अगला न्यूज देखते हैं कि चीनी उत्पादन में वृद्धि हो रही है और भारत अब विश्व में चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। कौन? भारत। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में महाराष्ट्र करता है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने गेहूं एवं गेहूं के आटा दोनों का जो दाम बढ़ते देख करके मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था एवं 25 अगस्त 2022 को गेहूं के आटा के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब ना तो गेहूं का निर्यात किया जा सकता है, ना ही गेहूं के आटे का निर्यात किया जा सकता है। विश्व में रूस और यूक्रेन, जिस दोनों देश के बीच युद्ध चल रहा है, वह गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और युद्ध के कारण इस देशों के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। इसलिए गेहूं और गेहूं के आटा का दाम जो है, मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई है वैश्विक स्तर पर भी और भारत में भी। तो इसको याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि देश में निजी क्षेत्र में एक और विमान सेवा कंपनी शुरू की गई है जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस। इसका परिचालन 7 अगस्त 2022 को मुंबई अहमदाबाद के बीच उड़ान के साथ शुरू हो गया। इस कंपनी का प्रवर्तक, कहने का मतलब मालिक, राकेश झुनझुनवाला है, जिसको शेयर मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता है। और राकेश झुनझुनवाला का निधन जो है 14 अगस्त 2022 को हो गया, 62 वर्ष की उम्र में। 7 अगस्त को आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत हुई और 14 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। देश में सबसे बड़ी निजी विमान सेवा कंपनी की बात करें तो वह है इंडिगो। इसका शेयर बाजार में सबसे ज्यादा शेयर है, मतलब सबसे ज्यादा फ्लाइट है, सब कुछ है, इसका शेयर बहुत बड़ा। अगला न्यूज देखते हैं कि कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर दी ला लीजन, से सम्मानित किया गया है। दी ला लीजन, ये अलग अलग होगा। दी ला लीजन, सेवेलियर दी ला लीजन से सम्मानित किया गया। किसको? कांग्रेस नेता शशि थरूर को, सांसद भी है। और कहां का है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है सेवेलियर दी ला लीजन, इससे इनको सम्मानित किया गया। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि अमेरिकी पत्रिका
कौन है? फॉर्चून। फॉर्चून ने विश्व की 2022 की 500 बड़ी कंपनी की सूची जारी की है। 2022 में जो विश्व में 500 बड़ी कंपनी है उसका सूची जारी किया है, और प्रथम स्थान पर अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट भारत में फ्लिपकार्ट को चलाता है, तो याद रखेंगे अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को रखा गया है प्रथम स्थान पर। इस वर्ष भारत की 9 कंपनी टॉप 500 कंपनी में शामिल किया गया, जिसमें 4 निजी कंपनी थी और 5 सरकारी कंपनी थी, उसको स्थान मिला है। पिछले वर्ष मात्र 7 कंपनी को शामिल किया गया था। इस वर्ष जो 2 नया कंपनी शामिल हुआ है उसमें LIC जो सबसे सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया, 98वें स्थान पे है, भारत का प्रथम स्थान पर, और टाटा स्टील 435 स्थान पर शामिल हुआ है। इस दोनों कंपनी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, याद रखें। इस सूची में सबसे ज्यादा 145 कंपनी चीन की 145 कंपनी है, चीन की 145 कंपनी है, और अमेरिका की 124 कंपनी 500 में अपना जगह बनाई है। तो इतना चीज याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि देश का सबसे लंबा रेलगाड़ी, भारत का सबसे लंबा रेलगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबा था। रेलगाड़ी नहीं है, मालगाड़ी था एक्चुअली में, 3.5 किलोमीटर का था, जिसका नाम है सुपरवास्की। इसका संचालन 15 अगस्त 2022 को अमृत महोत्सव के तहत किया गया। यह रेलगाड़ी में 6 इंजन एवं 295 डिब्बा शामिल था, और यह रेलगाड़ी 27,000 टन कोयला को लेकर के छत्तीसगढ़ के कोरबा से राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में ही है दोनों जगह, कोरबा से राजनांदगांव तक गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने 267 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने देर में? 11 घंटा 20 मिनट में पूरा किया। और इस मालगाड़ी को बनाने के लिए 5 मालगाड़ी को एक साथ जोड़ा गया था, तब जाकर के इतना लंबा मालगाड़ी तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे इतना चीजों को, ये भी आपको VVI है, इससे क्वेश्चन बनाना जाना चाहिए। यूनिक टाइप में लग रहा है सुनने के लिए, तो BPSC यूनिक में ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला न्यूज है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन क्या होता है कि जो बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहता है उसको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ देना, उसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था, जिसका 8 वर्ष पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 65 वर्ष तक के आयु को व्यक्ति को 10,000 की अगर खाता खुलवा लिए हैं जनधन अकाउंट, तो उसमें 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट, कहने का मतलब है आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब पर भी आप 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट के तौर पे आप निकाल सकते हैं। और 2 लाख की दुर्घटना बीमा के साथ रुपए डेबिट कार्ड देने की भी सुविधा दी गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना का लक्ष्य स्टार्ट में एक परिवार एक बैंक खाता खोलना था, लेकिन इसको बदल करके प्रति व्यक्ति वयस्क एक बैंक खाता कर दिया गया। कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। 10 अगस्त 2022 तक जनधन खाता में 46.25 करोड़ खाता खुल चुका था जनधन खाता, जिसमें 55% जो जनधन खाता था वो महिला का था, और उसमें 1.74 लाख करोड़ की राशि जमा की गई थी। तो ये भी याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को जून 2015 में शुरू किया गया था, और जिसे 10 अगस्त 2022 को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो जून 2015 में शुरू किया गया था और जून 2022 तक के लिए सभी के लिए आवास देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 में पूरा नहीं हुआ। इसलिए 10 अगस्त 2022 को कैबिनेट ने अपना मीटिंग करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, उसको भी 2021 में ही 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाला कोई भी व्यक्ति जिसको अपना आवास नहीं हो, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके तहत आवास ले सकता है ब्याज मुक्त और अनुदान के तहत। अगला न्यूज देखते हैं कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1997 को की गई थी। इसका काम क्या था कि आवश्यक दवाएं का उचित मूल्य एवं मूल्य नियंत्रण के लिए किया गया था। 29 अगस्त 2022 को इसके स्थापना का 25 वर्ष पूरा हो गया और इस अवसर पर रजत जयंती मनाया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का स्थापना कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1997 को।
अगला न्यूज देखते हैं कि अगला न्यूज है प्रमुख नियुक्तियां की बात करें तो अगस्त 2022 में प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी थी। तो उसमें पहला था कि नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को CSIR की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा VBI है इस बार का, तो सारा VBI करके पढ़ेंगे। दूसरा है कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन थे, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो याद रखेंगे। तीसरा है कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिसको हम लोग UU ललित के नाम से जानते हैं, उनको भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 27 अगस्त होगा ये, 27 अगस्त 2022 को यह CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 27 अगस्त को। न्यायमूर्ति NB रमन्ना का स्थान लेंगे। NB रमन्ना इससे पहले थे, उनके स्थान पर UU ललित जी आए हैं। बार काउंसिल से सीधे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले UU ललित दूसरे न्यायमूर्ति हैं। प्रथम SM सीकरी थे जो 1971 में 13वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, सीधे बार काउंसिल से मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब दूसरे हैं उदय उमेश ललित। इनका अगला बिंदु देखते हैं कि UU ललित 8 नवंबर 2022 तक की ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 65 वर्ष की आयु तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। तो इनका 65 वर्ष की आयु 8 नवंबर 2022 तक को पूरा हो जाएगा। अगला नियुक्ति देखते हैं कि समीर वेंकटपति कामत या समीर वी कामत के नाम से जानते हैं। इनको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया चेयरमैन बनाया गया है। सारा VBI है इस बार का। यह जो है समीर वी कामत जी हैं, G सतीश रेड्डी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। और जो DRDO का चेयरमैन होता है वो ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार का जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है उसका भी सचिव होता है, तो इसलिए इसका सचिव भी इनको बनाया गया। अब देखते हैं कि जो DRDO का जो अध्यक्ष रह चुके थे डॉक्टर G सतीश रेड्डी, उनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। यह पूर्व DRDO के चेयरमैन हैं, 18 से 22 तक रहे और 2015 से लेकर के 18 तक रक्षा मंत्री का भी सलाहकार रह चुके थे। इनको फिर से रक्षा मंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला नियुक्ति देखते हैं कि सुरेश पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC बनाया गया है। और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो ये सभी याद रखेंगे। कौन है गृह सचिव, ये भी पूछ सकता है। कौन है कैबिनेट सचिव, ये भी पूछा जा सकता है। अगला में देखते हैं कि प्रमुख निधन कौन कौन सा हुआ अगस्त 2000 में। तो सबसे पहला है राकेश झुनझुनवाला, जिसको शेयर मार्केट का बिग बुल और प्रमुख उद्यमी थे। 62 वर्ष की आयु में 14 अगस्त को उनका निधन हो गया। इनको भारत का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन बफेट पूछा जा सकता है, भारत के वॉरेन बफेट के नाम से कौन विख्यात था, तो राकेश झुनझुनवाला साहब विख्यात थे। दूसरा निधन देखते हैं कि अभिजीत सेन जाने माने अर्थशास्त्री थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे। इनका भी निधन हो गया है। तीसरे हैं मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ USSR के अंतिम राष्ट्रपति थे। इनको 1990 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके कार्यकाल में अमेरिका और USSR के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति की गई और समाप्ति के साथ ही USSR 15 देश में टूट गया। इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने एवं खुलापन लाने के लिए एक नीति का शुरुआत किया था, जिनका नाम था पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक योजना, प्रमुख योजना चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और चौथा निधन है सावन कुमार, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं गीतकार थे। इनका भी निधन हो गया है। तो इतना निधन आप लोग याद रखें। अगला देखते हैं कि अगस्त 2022 में कौन कौन से प्रमुख दिवस और सप्ताह था। तो पहला देखते हैं कि 1 से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है। 8 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को इसलिए मनाया गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष का अगस्त का प्रथम रविवार को ही मैत्री दिवस मनाया जाता है, इसलिए 8 अगस्त, इसका डेट बदलते रहता है। इस वर्ष 8 अगस्त को मनाया गया क्योंकि अगस्त का प्रथम रविवार 8 अगस्त को ही पड़ा था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है।
9 अगस्त को अगस्त क्रांति, आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन हालांकि 8 तारीख को ही शुरू किया गया था, लेकिन 9 तारीख को इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को आपको पता होना चाहिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इससे पूछने की बहुत संभावना है, 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। तो 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 15 अगस्त को भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य और बहरीन, इन तीनों देश के द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको इन तीनों का भी नाम याद रखना है। अगला न्यूज देखते हैं। 15 अगस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रवर्तक था, जो शिल्पकार था शेख मुजीबुर रहमान, उनका निधन गोली मार के कर दिया गया था 15 अगस्त के ही दिन। अगला न्यूज देखते हैं। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2022 का जो अर्थ ओवरशूट डे होता है वह 28 जुलाई को मनाया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकृति आपको इतना खर्च करने का सीमा देता है, आप इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन विश्व के द्वारा इतना चीज 28 जुलाई तक ही खर्च कर लिया गया है। और 28 जुलाई को ही अर्थ ओवरशूट डे इसलिए मनाया गया है। तो कहने का मतलब है 2022 के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन था उसका उपयोग दिसंबर 31 तक करना था, लेकिन पूरा विश्व मिलकर 28 जुलाई तक ही उसका उपयोग कर चुका था, इसलिए 28 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अगला न्यूज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इनको चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज द्वारा डॉक्टरेट का मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस पर थल सेना के 1 जवान को कीर्ति चक्र एवं 8 जवान को शौर्य चक्र दिया गया। एक कीर्ति चक्र जो दिया गया वो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र मिला है। और इसके अलावा पुलिस एवं अन्य सशस्त्र बलों में भी 2 कीर्ति चक्र इसके अलावा है। और 5 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया। 2 अन्य जवान को जो कीर्ति चक्र दिया गया उसमें प्रथम है सुदीप सरकार और दूसरा है पाओटिसन गुइते, दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। और कुल मिलाकर के 3 कीर्ति चक्र एवं 13 शौर्य चक्र दिया गया। 1 कीर्ति चक्र यहाँ, 2 कीर्ति चक्र यहाँ, 8 शौर्य चक्र यहाँ और 5 शौर्य चक्र यहाँ। कीर्ति चक्र जो होता है वह वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत में। तो इतना बातें को आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कीर्ति चक्र से खास करके। अगला न्यूज देखते हैं कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां व्यास सम्मान हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। 4 लाख की राशि इसमें दी जाती है। और इनकी रचना है महावली, इनको लिए दिया गया, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना था। ये भी आई है, इससे क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार के द्वारा 12वीं राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ? 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला न्यूज है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा फिलीपींस रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 21 अगस्त 2022 को कर दिया गया। 2022 के में 4 लोगों को नाम को घोषणा किया। 2022 में 4 लोगों को दिया जाएगा। पहला है सोथियारा छिम, जो कंबोडियाई का मनोचिकित्सक है। दूसरा है तदाशी हटोरी, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरा है वर्ना टेड मेड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और चौथा है गैरी बेंचेगिव, फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है और पर्यावरण कार्यकर्ता है। आपको पता होना चाहिए कि रेमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति थे और उनके पुण्यतिथि पर 31 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान कर दी जाती है। तो याद रखेंगे, ये भी है। हालांकि इसे पूछा जा सकता है कितने व्यक्ति को, तो 4 व्यक्ति को, हालांकि चारों का नाम भी याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण
मुंबई में 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो शेरशाह, जिसका निर्देशक विष्णुवर्धन है, और सरदार उधम, जिसका निर्देशक सुजीत सरकार है, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो यही शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन और उधम के निर्देशक सुजीत सरकार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर सिंह, जो फिल्म 83 जो कपिल देव के जीवनी पर बना हुआ है उस फिल्म के लिए, और विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सेनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो फिल्मकार निर्देशक सुहास घई को दिया गया। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे, ये भी VVI है, इससे भी क्वेश्चन 1 बनने की संभावना बनती है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि प्रमुख सैन्य अभ्यास एवं अभियान की बात करें तो इसमें विन्बोवेक्स 2022 भारतीय वियतनाम थल सेना, विन्बोवेक्स 2022 है भारत और वियतनाम के बीच होगा थल सेना का अभ्यास है, और इसका अभ्यास कहां पे किया गया? पंचकुला हरियाणा में। तो विन्बोवेक्स भारतीय वियतनाम के बीच थल सेना अभ्यास था, पंचकुला हरियाणा में आयोजन किया गया। दूसरा है एक्सरसाइज उदार शक्ति, उदार शक्ति था, उदार शक्ति किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच हुआ। वायुसेना का अभ्यास है, मलेशिया के कुएंतान में आयोजित किया गया। तीसरा है अल नजाह 2022 भारत और ओमान के बीच थल सेना का अभ्यास है, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। 13वां ब्रज प्रहार 2022 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष सैन्य बल अभ्यास है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। और अंतिम देखेंगे सैन्य अभ्यास, 16 देशों का वार्षिक वायुसेना अभ्यास है, पीच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में किया गया है। भारत भी इसमें भाग लेता है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक से क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से किसी एक से क्वेश्चन बनेगा। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के तत्वाधान में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई के महाबलीपुरम तमिलनाडु में 28 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त को हुआ। 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, और इस अवसर पर भारतीय डाक द्वारा स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसका शुभंकर की बात करें तो तमिल वस्त्र पहने शतरंज का एक मोहर होता है घोड़ा को थम्बी या छोटा भाई, इसको शुभंकर घोषित किया गया था। महिला वर्ग में शीर्ष स्थान पर यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता, जॉर्जिया रजत पदक और भारत कांस्य पदक जीता है, इसको याद रखेंगे। अगर ओपन वर्ग की बात करें तो उज्बेकिस्तान स्वर्ण पदक जीता है, अर्मेनिया रजत पदक और भारत कांस्य पदक जीता है। व्यक्तिगत रूप में महिला वर्ग में सर्वाधिक स्कोर ओलेविया कियोवासा को, जो पोलैंड है, उनको मिला, और ओपन वर्ग में सर्वाधिक स्कोर डेविड हॉवेल, जो इंग्लैंड के हैं, उनको मिला। फीडे का अध्यक्ष जो है रूस के अर्काडी देवरोविच हैं, और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को, जो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, उनको निर्वाचित किया गया है। तो ये VVI है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको अच्छा से याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 22 से लेकर के 8 अगस्त 2022 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 के बीच इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ। इसका शुभंकर पैरी था। एक खिलाड़ी के रूप में बुल इसको कहा जाता है। 4 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल का। यह 22वां संस्करण था। महिला क्रिकेट को प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है। पदक तालिका की बात करें तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 178 पदक, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीता। दूसरा स्थान इंग्लैंड को है, 176 पदक, और तीसरा स्थान कनाडा का है, 93 पदक। भारत की बात करें तो भारत चौथा स्थान पर रहा, कुल 61 पदक जीता, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीता है। तो ये VVI है, इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। भारत का सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कुश्ती खेल में जीता गया, कुल 6 पदक, और भारत का सबसे ज्यादा कुल पदक की बात करें तो भारोत्तोलन में 10 पदक जीता गया कुल मिलाकर के।
तो याद रखेंगे 61 में से तो 16 पदक इसी 2 खेल से आ गया। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, वो थे। और समापन समारोह में निखत जरीन मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीती है, कॉमनवेल्थ गेम में उनको वो ध्वजवाहक थी। भारतीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं राजेश भंडारी, वो भारतीय दल के प्रमुख थे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पदक जीता है और महिला हॉकी टीम कांस्य पदक इस खेल में कॉमनवेल्थ खेल में जीता है। तो इतना बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला बिंदु देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। पहली बार क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम का भाग लिया था, तो महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया और कांस्य पदक न्यूजीलैंड जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वर्ण पदक विजेता को 20-20 लाख रुपया देगा, रजत पदक विजेता को 10-10 लाख रुपया देने की घोषणा की और कांस्य पदक विजेता को 7.5 लाख रुपया देने की घोषणा की। भारत सबसे ज्यादा 101 पदक 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था उसमें जीता था और दूसरा स्थान पर रहा था। तो इतना बातें याद रखें। अब देखते हैं अगला न्यूज के बारे में। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय सर्व सम्मेलन 2022 का आयोजन 25 और 26 अगस्त 2022 के बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। इसमें केंद्रीय श्रम मंत्री एवं सभी राज्य के श्रम मंत्री ने भाग लिया है। तो इतना याद रखेंगे। अगला बात करें तो अगला है प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक। इसकी बात करें तो इक्वल येट डिफरेंट, इसके लेखक हैं अनीता भोगले। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत और द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक हैं नमिता ठाकुर। तो ये तीनों इसके लेखक हैं, याद रखेंगे अगस्त में। अगला न्यूज देखते हैं कि 22वां डिफेंस एक्सपो, डिफेंस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन 18 से 23 अक्टूबर 2022 के बीच गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। यह भी VVI है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाएगा और दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है। यह सिर्फ दिल्ली पुस्तक मेला है और यह दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने त्याग पत्र दे दिया और इनके त्याग पत्र के बाद हॉकी संघ का नया अध्यक्ष सईफ अहमद जो मिस्र के हैं उनको बनाया गया है। बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ से त्याग पत्र दे दिया। हॉकी महासंघ के साथ ओलंपिक महासंघ का भी अध्यक्ष था नरेंद्र बत्रा, इससे भी त्याग पत्र दिया। बत्रा पर हॉकी इंडिया के जो फंड होता है उसका दुरुपयोग का मामला चल रहा है, उसका आरोप लगाया गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो जापान में 22 से लेकर के 28 अगस्त 2022 को बीच हुआ। भारत का सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहा और इंपॉर्टेंट रहा भारत के लिए। कांस्य पदक लेकर जीत कर आए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत सरकार का संस्थान है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेनियम पोर्टल शुरू किया गया है जो 2 लाख पौधे की जानकारी आप इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज की बात करें तो नमस्ते योजना। नमस्ते योजना में नमस्ते का जो फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम, NAMSETE, नमस्ते इसका है। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य है भारत के शहरी स्वच्छ कर्मचारियों की सुरक्षा, उसकी गरिमा सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आजीविका प्रदान करना, क्षमता निर्माण करना, उसकी सुरक्षा उपकरण देना और मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाना। तो नमस्ते योजना, हालांकि इसे पूछने की संभावना कम है, फिर भी यह आप याद रखिएगा। यह मेंस में आप लिख सकते हैं, मेंस में बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है आपको। सामाजिक सुधार कुछ में भी अगर क्वेश्चन बनता है, सामाजिक या लेबर रिफॉर्म या मैल ढोने वाली, कचरा ढोने वाली, किसी भी इकोनॉमिक्स में जो ज्योग्राफी में किसी भी क्वेश्चन बनाया जाता है या सामाजिक में, तो आप इससे इसको संदर्भ ले सकते हैं।
अगला न्यूज देखते हैं। इसरो द्वारा अपने सभी मिशनों को वर्चुअल जानकारी देने हेतु 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय जिसका नाम है स्पार्क जनता के लिए शुरू किया। तो यह VVI है। स्पार्क किसके द्वारा शुरू किया गया? इसरो द्वारा। यह क्या है? वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय है, तो याद रखें। और आज का अंतिम न्यूज है, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहां से? महाराष्ट्र के अहमदनगर से। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग 60 करंट देख चुके हैं और कल हम लोग का अगस्त 2022 का पार्ट 3 आएगा। उसके बाद हम लोग का अगस्त का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। आप नए आए हैं तो क्लियर BPSC यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर इस पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। आपको अगर 67वीं की तैयारी कर रहे हैं या 68वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंतजार कीजिए। हम 67वीं PT के बाद आपके लिए सब्जेक्ट का कंटेंट लेकर के आए हैं और मेंस का करंट अफेयर सीरीज लेकर के आएंगे। आप लोग बने रहिए। आपकी BPSC की तैयारी पूरी मजबूत करवाई जाएगी और पूरी करवाई जाएगी। तो आप बने रहिए और आप लोग रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस वीडियो को नोट नहीं कीजिएगा। जो 67वीं की एग्जाम दे रहे हैं, जो 68वीं की दे रहे हैं, वो सब इसको नोट डाउन करेंगे। 67वीं वाले सिर्फ 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, उनका काम निकल जाएगा। और आप लोग पढ़ाई रिवीजन करते रहिए। पढ़ाई में हम लोग एक क्राइटेरिया सेट किए थे कि आप इसी को प्रायोरिटी को, इस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी को करके आप अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, BPSC की तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। और 15 दिन में तैयारी कैसे की जाए इसकी वीडियो डाला गया है, आप उस पर जाकर के देखिए। उसमें आपको बताया गया है कि किस सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करना है, साइंस में आपको बायोलॉजी को टारगेट करना है। तो इस हिसाब से आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। करंट अफेयर का जो कल सीरीज होगा, कल लास्ट के बाद हम लोग फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।